नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज मैं सामाजिक अनुसंधान विषय के अंतर्गत निदर्शन पद्धति सैम्पलिंग मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि निदर्शन पद्धति क्या है या निदर्शन क्या है। तो जब हम किसी विषय पर सामाजिक अनुसंधान आरंभ करते हैं तो हमारी एक मुख्य समस्या अध्ययन से संबंधित इकाइयों का चयन करना होता है। अध्ययन विषय की प्रकृति चाहे कैसी भी हो, चाहे वह थोड़ी मात्रा में हो चाहे बहुत बड़ी मात्रा में हो, प्रत्येक अध्ययन से संबंधित सामाजिक इकाइयों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन सभी का अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो पाता। जैसे एक उदाहरण के लिए ले लें कि जब हम किसी विशेष कोई राज्य का या नगर का या किसी क्षेत्र में सेवा करने वाले या कार्य करने वाली महिलाओं अथवा किसी विशेष व्यावसायिक समूह की समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ऐसी महिलाओं अथवा उत्तरदाताओं की संख्या तो प्राप्त होती है, लेकिन यह संख्या बहुत अधिक होती है और उन सभी से संपर्क स्थापित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जितने भी कार्यरत महिलाएं हैं उन सभी कार्यरत महिलाओं के पास जाना संभव नहीं हो पाता। यदि हम जाते भी हैं तो उसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि सभी महिलाओं अथवा एक ही व्यवसाय में लगे हुए लोगों में से कुछ ऐसी महिलाओं या व्यवसायों का चयन कर लेते हैं जो उस कार्यरत महिलाओं की प्रतिनिधि करते हों। तो इस प्रकार से कुछ चुनी हुई प्रतिनिधित्व महिलाओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र की सभी महिलाओं के रूप में करते हैं। तो संपूर्ण क्षेत्र में जब हम कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का किसी वैज्ञानिक तरीके से चयन करते हैं तब इसी चयन प्रणाली को ही निदर्शन, प्रतिचयन या प्रतिदर्श कहा जाता है। यह निदर्शन केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन में भी सदैव ही क्रियाशील रहने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कि मानव का यह स्वभाव है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ घटनाओं को देख करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि घर में महिलाएं या गृहिणियां पकाए गए चावल के कुछ दानों को देखकर यह जान लेते हैं कि बर्तन में भरे हुए सभी चावल पके कि नहीं। यानी जब गृहिणी चावल पकाती है तो उस पात्र में बहुत सारे चावल होते हैं, लेकिन वह कुछ चावल के दाने को ही छू करके यह पता लगा लेते हैं कि पूरा परात का या उस बर्तन का चावल पका है कि नहीं पका है। तो इसी प्रकार किसी समूह के बारे में एक विशेष धारा बनाने अथवा व्यक्तियों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यानी उस समूह से कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों को, उनके विचारों को जान करके ही हम पूरे समूह के लोगों के विचारों और व्यवसायों को जान सकते हैं, व्यवहारों को जान सकते हैं। तो इसके बाद यह अध्ययन की एक प्रविधि के रूप में निदर्शन की प्रकृति दिनों दिन जीवन में बढ़ती जा रही है और प्रत्येक क्षेत्र में यह भिन्न भिन्न होता है। अर्थात यह कहा जाए कि सांख्यिकीय रूप से निदर्शन एक ऐसा प्रयास है जिसके अंतर्गत हम कुछ स्वीकृत और पूर्व निर्धारित प्रणालियों की सहायता से संपूर्ण क्षेत्र का या संपूर्ण समग्र का कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करते हैं। यही निदर्शन कहलाता है। तो सामाजिक घटना के अध्ययन में निदर्शन पद्धति के व्यवस्थित प्रयोग का इतिहास अधिक पुराना नहीं है,
क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्वप्रथम बाउले नामक विद्वान ने इस पद्धति का प्रयोग करके सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया है। बाउले ने विभिन्न समूहों में से एक परिवार का चयन करके उनके अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं वे बहुत बड़ी सीमा तक उस स्थान के संपूर्ण जनसंख्या के विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। निदर्शन केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, बल्कि ये हमारे संपूर्ण जीवन में क्रियाशील होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निदर्शन किसी भी वस्तु या समूह का संपूर्ण भाग या समस्त इकाई नहीं होती है, अपितु यह समग्र का एक छोटा सा भाग होता है जो केवल कुछ इकाइयाँ ही होती है, जो पूरे समग्र का विशेषताओं को लेकर के उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण इकाइयों का चयन न करके कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन करते हैं अध्ययन के लिए, वही चयनित इकाइयाँ ही करने के तरीके ही हमारा निदर्शन कहलाता है। निदर्शन की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो गुडेम हार्ट नामक विद्वान ने लिखा है कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधित्व है। यानी निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। यानी इस परिभाषा स्पष्ट होता है कि निदर्शन का तात्पर्य एक बड़े क्षेत्र में से कुछ इकाइयों का चयन कर लेना ही नहीं होता, बल्कि इसका तात्पर्य होता है कि इकाइयों का इस प्रकार चयन करना जो संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र की विशेषताओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। पीवी यंग नामक विद्वान ने लिखा है कि एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व अंश है। यानी यह संपूर्ण समूह या योग का एक लघु चित्र है जिसमें कि निदर्शन को प्राप्त किया जाए। यानी इस परिभाषा में सांख्यिकी निदर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे इसका प्रयोग करते समय प्रत्येक समय यह ध्यान रखा जा सके कि निदर्शन अनेक सांख्यिकी प्रणाली पर ही आधारित है। इस प्रकार से निदर्शन द्वारा प्राप्त इकाइयाँ तब तक अपने से संबंधित संपूर्ण समूह का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती जब तक इन चुनी हुई इकाइयों को एक सांख्यिकी निदर्शन के रूप में मान्यता नहीं दी जा सके। तीसरा है, बोगार्डस नामक विद्वान ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही निदर्शन की प्रक्रिया है। यानी कि निदर्शन किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना होता है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। यानी निदर्शन का तात्पर्य हुआ कि समस्त इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन करना ही निदर्शन है, और यह वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होना चाहिए। यानी निदर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम समस्त इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन करके अनेक स्वीकृत कार्यविधियों के द्वारा या उनकी सहायता से हम संपूर्ण समग्र को विभाजित करके उनकी विशेषताओं के आधार पर ही कुछ प्रतिनिधित्व इकाइयों का चयन करते हैं। निदर्शन की विशेषताएं। निदर्शन की विशेषताओं पर यदि दृष्टिपात करें तो निदर्शन तभी उपयोगी होता है जब उसका चुनाव बहुत सावधानीपूर्वक किया जाए। यानी इसका तात्पर्य है कि निदर्शन चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें कुछ विशेषताओं को होना आवश्यक है जो व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना को कम कर सके। इसी तारतम्य में इसकी पहली विशेषता है समग्र का प्रतिनिधित्व। यानी निदर्शन किसी भी श्रेष्ठ निदर्शन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह होती है कि निदर्शन अध्ययन से संबंधित समस्त इकाइयों अथवा समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता हो। यह कहने का तात्पर्य है कि निदर्शन का चुनाव
इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसमें अध्ययन विषय से संबंधित सभी वर्गों और समूहों की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली इकाइयों का ही समावेश हो सके। यानी व्यक्तियों के रहन सहन, संस्कृति, विचारों, मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों में इतनी समानताएं होनी चाहिए। दूसरा है समुचित आकार। तो निदर्शन का एक समुचित आकार होना चाहिए, क्योंकि अध्ययन की सफलता के लिए समुचित आकार होना आवश्यक होता है। निदर्शन के एक समुचित आकार का निर्धारण करके ही हम अपने विषय से संबंधित तथ्यों को आसानी से संकलित कर सकते हैं। इसके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं वह संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि निदर्शन यदि बहुत बड़ा होता है तो हम उसमें गहन से गहन अध्ययन नहीं कर सकते। यदि हमारा निदर्शन यानी विषय जो क्षेत्र है या इकाइयां हैं वह इकाइयों का आकार एक समुचित होगा तो उसमें सूक्ष्म रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है निदर्शन के अंतर्गत आने वाली इकाइयाँ समग्र की प्रकृति और आकार के अनुरूप ही होना चाहिए। यानी निदर्शन इतना बड़ा अवश्य हो कि उससे संबंधित इकाइयाँ समग्र के प्रत्येक वर्ग की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। अगली विशेषताएं हैं अध्ययन विषय के अनुरूप। तो निदर्शन का अध्ययन विषय के अनुरूप होना भी बहुत आवश्यक होता है। निदर्शन में यदि ऐसी इकाइयों का समावेश हो जाता है जिनका अध्ययन विषय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता तो जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है वह वैज्ञानिक नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि यदि अध्ययनकर्ता का उद्देश्य मान लो जाए बाल अपराध के कारणों को जानना है तो निदर्शन के अंतर्गत बाल अपराधियों का ही समावेश होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से अध्ययन विषय के ही अनुरूप ही हमें निदर्शन का चयन करना चाहिए। फिर आता है चौथी विशेषता है वैयक्तिक पक्षपात से स्वतंत्रता। तो एक श्रेष्ठ निदर्शन के लिए यह भी आवश्यक है कि वह किसी भी इकाइयों का चुनाव व्यक्तिगत इच्छा या पसंद के आधार पर ही किया जाए। निदर्शन के अंतर्गत जो समग्र से संबंधित जो प्रत्येक इकाइयाँ चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, तो निदर्शन के अंतर्गत इकाइयों के वस्तुनिष्ठ रूप से चुने जाने के लिए अनेक प्रविधियों या प्रणालियों का विकसित किया जाना आवश्यक होता है, जिसमें कि पक्षपात होने की संभावना नहीं है। जैसे कि मान लो जाए एक विषय से संबंधित तथ्य हैं, यानी 10 लोगों से हमें जानकारी लेना है तो उन 10 लोगों में से एक प्रतिनिधित्व इकाई हमें चयन करना है, तो उसमें एक छोड़ करके दूसरा, तीसरा छोड़ करके चौथा, इस अनुपात में हम इकाइयों का चयन करते हैं, या लॉटरी पद्धति से या टिकट पद्धति से या अन्य पद्धतियों के माध्यम से निदर्शन यानी इकाइयों का चयन करते हैं, जिससे जो है व्यक्तिगत पक्षपात होने की संभावना नहीं रहती। चौथी है सजातीयता। अगली विशेषता है सजातीयता। सजातीयता का अर्थ है कि निदर्शन के अंतर्गत चुनी गई इकाइयाँ बहुत अधिक विरोधी विशेषताएं न पाई जाए, यानी कि हम जो इकाइयाँ चयन कर रहे हैं वह बहुत अधिक एक दूसरे से विरोधपूर्ण विशेषताएं वाला न हो। यह सच है कि यदि समग्र का प्रकृति विविधतापूर्ण तो है तो निदर्शन के लिए चुनी इकाइयाँ भी एक दूसरे से भिन्न प्रकृति की होगी, लेकिन यदि समग्र में अधिक भिन्नता नहीं है तो निदर्शन के अंतर्गत आने वाली इकाइयाँ भी लगभग समान प्रकृति की ही होनी चाहिए। यानी सजातीयता अथवा समान विशेषताओं से संबंधित इकाइयों वाला निदर्शन कहीं अधिक वैज्ञानिक निष्कर्ष देने में सहायक सिद्ध होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस निदर्शन के माध्यम से हम इकाइयों का चयन कर रहे हैं उनकी विशेषताएं लगभग समान प्रकृति की ही होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए। अगली विशेषताएं तर्क पर आधारित। तो किसी भी अच्छे निदर्शन की एक आवश्यक विशेषता उसकी वैज्ञानिकता होती है।
यानी वैज्ञानिक ज्ञान जहाँ एक और किसी निश्चित कार्यप्रणाली पर आधारित होता है तो वहीं इसमें तर्क का स्थान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। निदर्शन से संबंधित जो प्रविधियां हैं चाहे कितनी भी विकसित हो, अनुसंधानकर्ता तर्क और ज्ञान के उपयोग किए बिना एक अच्छा निदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तार्किक दृष्टिकोण होना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी एक अध्ययनकर्ता इस प्रकार की इकाई चयन करें जो संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से निदर्शन की विशेषताएं तर्क पर आधारित होनी चाहिए। फिर अगली है व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित। निदर्शन की अंतिम विशेषता के रूप में हम देखें तो एक उत्तम निदर्शन केवल तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें अध्ययनकर्ता के व्यवहारिक अनुभवों का भी समावेश होना आवश्यक होता है। निदर्शन के चुनाव में अक्सर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिनका समाधान व्यवहारिक अनुभवों की सहायता से ही किया जा सकता है। केवल नियमों पर आधारित रहने से एक श्रेष्ठ निदर्शन एक अत्यधिक तुलनात्मक शब्द के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी भी निदर्शन में उपयुक्त तथ्यों का समावेश जितना अधिक होता है उसकी सीमा तक उसकी उपयुक्तता ही बनी रहती है। अतः निदर्शन के चुनाव के समय यदि कोई समस्याएं उत्पन्न होती है तो उस समस्याओं के निदान के लिए व्यवहारिक अनुभवों का ही विशेष महत्व होता है। तो निदर्शन की एक विशेषता है व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित। तो इस प्रकार से ये निदर्शन की विशेषता है। फिर आते हैं निदर्शन का महत्व। तो हमारे सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का क्या महत्व है, इस पर हम दृष्टिपात करें तो सबसे पहला आता है समय की बचत। निदर्शन के अंतर्गत आने वाली कुछ इकाइयाँ संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो निदर्शन के अंतर्गत जो इकाइयाँ हम चयन किए हैं वह सभी इकाइयाँ पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके फलस्वरूप किसी भी दूसरी विधि की तुलना में निदर्शन द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में ही एक क्षेत्र या समूह की समस्त विशेषताओं को समझना संभव हो जाता है। तो निदर्शन का उपयोग एक वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके अध्ययन को अत्यधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण समग्र में से यानी पूरे इकाइयों का अध्ययन न करके उस समूह के कुछ इकाइयों का चयन करके उसका अध्ययन करते हैं तो इससे हमें समय का बचत होता है। दूसरी विशेष महत्व है धन की बचत। तो अध्ययन चाहे सरकारी क्षेत्र में किया जाना हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में किया जाना हो, प्रत्येक स्थिति में सीमित साधन अध्ययनकर्ता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। निदर्शन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम इकाइयों का अध्ययन करने के लिए कम अध्ययनकर्ता और कम साधनों की आवश्यकता होती है। यदि हम पूरे समूह का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत अधिक समय लगेगा और साधन भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके कारण से निदर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसमें सिर्फ हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं और उसी कुछ इकाइयों के द्वारा जो तथ्य हमें प्राप्त होता है हम यह मान लेते हैं कि वह सारा तथ्य वो संपूर्ण समूह के द्वारा दिया गया हो। तो इसलिए कुछ इकाइयों के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान है उसी ज्ञान के आधार पर ही हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे समय की भी बचत होती है और एक सीमित संसाधन उपयोग करने के कारण धन की भी बचत होती है। फिर अगली भी महत्व है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। तो किसी अध्ययन के लिए और उसके द्वारा सत्य निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए गहन और सूक्ष्म अध्ययन होना आवश्यक होता है। जब छोटे से निदर्शन का उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक इकाई का अत्यधिक गहन और सूक्ष्म अध्ययन करने के साथ ही प्राप्त सूचनाओं को यथार्थता की जांच भी करना आवश्यक हो जाता है। तो अध्ययन से संबंधित जो इकाइयों की संख्या है वह कम होने के कारण अध्ययनकर्ता प्रत्येक इकाई के विभिन्न पक्षों को देखकर
कहीं अधिक व्यापक सूचनाएं प्रदान कर सकता है, यानी इकाइयों को छोटा करने के कारण से उसका अधिक से अधिक गहन और अधिक से अधिक सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। अगला महत्व है निष्कर्षों में यथार्थ। तो कोई भी अध्ययन जब समग्र की सभी इकाइयों को लेकर किया जाता है तो अध्ययन में यथार्थता की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। यानी जब समूह के सभी इकाई, यानी अध्ययन के लिए जिस समूह का हमने चयन किया है, तो यदि पूरे समूह की इकाइयों का अध्ययन किया जाए तो उसमें यथार्थता की संभावना बहुत कम बनी रहती है। इसका कारण यह नहीं कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक इकाइयों का सावधानी के साथ अध्ययन किया जा सकता है और न ही व्यक्तिगत पक्षपात को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। यदि हम निदर्शन के माध्यम से यदि कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तो इकाइयों की संख्या कम होने के कारण अध्ययन की प्रति उदासीनता भी उत्पन्न नहीं होती और इसमें जो है वह फलस्वरूप यह परिणाम निकलता है कि सूचनाओं के संकलन में त्रुटि होने की संभावनाएं भी नहीं होती है। तो इस कारण से जो हमें इन छोटी सी इकाइयों के माध्यम से जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उस तथ्यों के अनुरूप हम निष्कर्ष निकालते हैं, वह निष्कर्ष यथार्थ या सत्य होता है। फिर अगले बात तो है प्रशासकीय सुविधाएं। तो निर्देशन पद्धति के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी अत्यधिक सुविधाजनक होती है। वास्तविकता यह है कि प्रशासकीय तंत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके द्वारा संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन कर पाना अत्यधिक कठिन होता है। जनगणना विधि के द्वारा यद्यपि संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करने का दावा किया जाता है, लेकिन ऐसा अध्ययन कितना अधिक अकुशल और संपूर्ण होता है यह सभी हम जानते हैं। तो निर्देशन के द्वारा अध्ययन का कार्य कम कार्यकर्ताओं के द्वारा संभव हो जाने के कारण उनके प्रशिक्षण और निरीक्षण से संबंधित कोई जटिल समस्या उत्पन्न नहीं होती और इसी कारण से इस निदर्शन की पद्धति को प्रशासकीय तंत्रों में भी अपनाया जाने लगा है। यानी प्रशासकीय कार्यों में निदर्शन की प्रक्रिया अत्यंत सुविधापूर्ण होती है। फिर अगला महत्व है विशेष दशाओं में उपयुक्त। तो अनेक अध्ययन विषय ऐसे क्षेत्र अथवा व्यक्तियों से संबंधित होते हैं जिनमें निर्देशन का उपयोग किए बिना उपयोगी तथ्यों को प्राप्त नहीं किया जाता। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं या कुछ ऐसी दशाएं होती है जिन दशाओं में हम बिना निर्देशन के उपयोग किए बिना अब तथ्य को संकलित नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमारा अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है अथवा भौगोलिक रूप से विषय से संबंधित व्यक्ति जो है वह दूर दूर निवास करता है, तो निदर्शन के द्वारा ही हमें कुछ व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर पाना संभव हो पाता है। तो यदि अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न दशाओं में तेजी से परिवर्तन होता रहता है तो भी निदर्शन के द्वारा ही कम समय में उसका अध्ययन करके हम उपयोगी निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंतिम महत्व है लोच का गुण। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि निदर्शन विधि में लोच का गुण होना इसकी संपूर्ण विशेषताएं को स्पष्ट करती है। यानी निर्देशन के अंतर्गत अध्ययन की इकाइयों की संख्या कम हो जाने के कारण यह संभव हो जाता है कि आवश्यकता अनुसार उनमें कमी या वृद्धि की जा सके। यदि निर्देशन से संबंधित कोई इकाइयाँ बिल्कुल अनुपयुक्त अथवा अव्यवहारिक हैं, यानी हमारे द्वारा उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता, तो उसे निकाला जा सकता है। और यदि निदर्शन से संबंधित कोई इकाई बिल्कुल उपयुक्त अथवा व्यवहारिक प्रतीत होती है तो उसके स्थान पर हम दूसरी इकाइयों का भी चयन कर सकते हैं। यानी हम जो इकाई हम चयन किए हैं ऐसा लगता है कि वो हमारे अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है या अव्यवहारिक है, तो उसके स्थान पर हम दूसरी इकाइयों का चयन
कर सकते हैं। तो इस आधार पर इसमें लोचता का गुण पाया जाता है, यानी कभी भी हम इसमें इकाइयों का फेरबदल कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी निदर्शन को सामाजिक अध्ययनों में के लिए उपयोगी माना गया है। तो इस प्रकार से यही कहा जा सकता है कि निदर्शन यदि सावधानी से प्राप्त किया जाए तो निदर्शन न केवल सस्ता रहता है बल्कि ऐसे परिणाम भी प्रस्तुत करता है जो अत्यधिक यथार्थ होते हैं तथा कभी कभी संगणना की तुलना में भी अधिक परिशुद्ध होते हैं। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण गुण है जो एक अनुसंधान कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। फिर आते हैं निदर्शन के दोष। तो निदर्शन के क्या दोष हैं? तो सबसे सामाजिक अध्ययन के लिए निदर्शन का उपयोग एक औषधि के समान है जिसके लाभ इसके अत्यधिक सावधानीपूर्वक उपयोग करने से ही प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार औषधि का दोषपूर्ण उपयोग करने पर कभी कभी अत्यधिक घातक सिद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि निदर्शन का असावधानीपूर्वक उपयोग करने पर वह दोषपूर्ण होता है और अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। इस कारण से निदर्शन से संबंधित उन दोषों अथवा सीमाओं को समझना आवश्यक हो जाता है जो कि अक्सर अध्ययन में वैयक्तिक पक्षपात या पूर्णता की समस्या को उत्पन्न कर देता है। जिसमें पहले दोष है प्रतिनिधि निदर्शन में कठिनाइयाँ। तो निदर्शन का आधार न केवल तभी यथार्थ निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि निदर्शन के समय का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता हो, यानी निदर्शन के आधार पर केवल तभी यथार्थ निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं जब निदर्शन समय का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो अध्ययन विषय संबंधित सामाजिक इकाइयाँ इतनी अधिक विविधता लिए हुए होते हैं कि सभी विशेषताएं वाली इकाइयों का चयन करना कठिन हो जाता है। यानी उस समूह के या विषय से संबंधित जो समूह हैं उस समूह से हमें ऐसे इकाई का चयन करना है जो पूरे समूह की विशेषता को लिए हुए होते हैं। तो इस आधार पर कभी कभी हमें प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन करना कठिन हो जाता है। दूसरी विशेषता दोष देखें, अभिन्नति की संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटी। तो निदर्शन के चुनाव में अध्ययनकर्ता का सदैव तटस्थ होना तथा स्वीकृत नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। अध्ययनकर्ता साधारणतः अपनी सुविधा के अनुसार ही निदर्शन में आने वाली इकाइयों का चुनाव कर लेता है। हम देखते हैं इसको, यानी जो उन्हें अधिक सुविधापूर्ण होते हैं, यानी जिससे आसानी से हमें निष्कर्ष प्राप्त हो सके, तथ्य प्राप्त हो सके, ऐसी इकाइयों का चुनाव अध्ययनकर्ता के द्वारा किया जाता है। तो अध्ययनकर्ता साधारणतः अपनी सुविधा के अनुसार ही निदर्शन में आने वाली इकाइयों का चुनाव कर लेता है। कभी कभी यह इकाइयाँ का चुनाव इस प्रकार करने का प्रयत्न करता है जिससे उसके यानी अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचार अथवा पूर्ण धारणाओं को ही प्रमाणित किया जाए। यानी जो अध्ययनकर्ता सोचा है वही सत्य हो, यह सोच करके वो ऐसी इकाइयों का चयन कर लेता है जो कि अवैज्ञानिक और दोषपूर्ण अध्ययन का स्रोत बन जाता है। तीसरा है पर्याप्त ज्ञान का अभाव। तो एक प्रतिनिधि निदर्शन चुनाव के लिए अध्ययन विषय के गहरे ज्ञान और वैयक्तिक सूझबूझ की आवश्यकता होती है, यानी उसमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रायः यह देखने को मिलता है कि निदर्शन का चुनाव करने वाले अध्ययनकर्ता में विषय का इतना ज्ञान और अंतर्दृष्टि नहीं होती कि वह एक प्रतिनिधि निदर्शन को प्राप्त कर सके। इस संबंध में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो निदर्शन का चुनाव अध्ययन के आरंभिक स्तर में ही कर लिया जाता है। तो इस स्तर पर अध्ययनकर्ता स्वयं विषय के अनेक पक्षों से परिचित नहीं हो पाते हैं। बाद में जब उसे निदर्शन की कमियों का अनुभव होता है तब उसमें इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर पाना
कठिन हो जाता है, यानी इकाइयों को बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए अध्ययनकर्ता को निदर्शन के चुनाव के लिए उसे पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर चौथा दोष है निदर्शन पर स्थिर बना रहना कठिन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निदर्शन के आधार पर किए जाने वाले अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि संपूर्ण अध्ययन केवल निदर्शन से संबंधित इकाइयों तक ही सीमित हो, क्योंकि जो इकाइयां निदर्शन के द्वारा हमने चयन किया है उन्हीं इकाइयों के द्वारा जो प्राप्त होने वाले तथ्य हैं उसी तथ्यों के आधार पर हम अध्ययन को पूर्णता प्रदान करते हैं और उसमें जो है उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो परंतु यह जो है यह कार्य बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि निदर्शन में अक्सर ऐसे व्यक्तियों का समावेश हो जाता है जिनके स्थानांतरण हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले गए, या बीमारी हो, या असहयोग करने की संभावना हो, या भौगोलिक पृथकवादी आदि ऐसे कारण हैं कि उनसे संपर्क स्थापित करना पाना कठिन हो जाता है। आज हमने उस इकाइयों का चयन कर लिया, लेकिन कल यदि हम उनसे पुनः संपर्क स्थापित करते हैं तो हमें उस व्यक्ति से या उस इकाई का मिल पाना कठिन हो जाता है। तो इस स्थिति में अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह निदर्शन से संबंधित इकाइयों की संख्या को बनाए रखने के लिए कुछ नए व्यक्तियों का भी चुनाव कर ले। निदर्शन के उपयोग से संबंधित नियमों में भी अध्ययनकर्ता को यह सुझाव दिया जाता है कि यदि कोई कारणवश कोई व्यक्ति संपर्क के लिए सुलभ न हो सके तो उसकी एक पूरक सूची बना ले जिसमें से अन्य व्यक्तियों का भी चयन किया जा सके। तो इस प्रकार से निदर्शन से चुनी हुई जो इकाइयां हैं उस इकाइयों का स्थिर रहना कठिन होता है। फिर अगली दोष या सीमाएं हैं निदर्शन सार्वभौमिक विधि नहीं है। तो इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कुछ विशेष परिस्थितियों में संगणना विधि उपयुक्त नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें निदर्शन विधि जो है वह अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देख लें तो यदि अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या बहुत सीमित हो और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न अनेक प्रकार की विशेषताओं को प्रदर्शित करती हो तो एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव कर पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें भिन्न विशेषताएं वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी प्रकार के अध्ययन विषयों तथा क्षेत्रों में निदर्शन का उपयोग एक सार्वभौमिक विधि के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी जगह यह निदर्शन लागू नहीं होता है। कहीं कहीं समय के अनुसार, दशाओं के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार निदर्शन का चुनाव या इकाइयों का चुनाव किया जाता है। फिर अगले दोष हैं निदर्शन संबंधी जटिलता है। तो निदर्शन का चुनाव एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसका निर्धारण करना बहुत कठिन होता है कि निदर्शन का आकार क्या होना चाहिए, यानी कितनी इकाइयों का चयन करना चाहिए, निदर्शन के अंतर्गत किन किन विशेषताओं वाली इकाइयों का समावेश करना चाहिए, प्रत्येक श्रेणी की इकाइयों का चयन किस नियमों के आधार पर किया जाए, अध्ययन से संबंधित इकाइयाँ भिन्न भिन्न विशेषताओं से युक्त होने की स्थिति में अक्सर 2 या 3 स्तरों पर पृथक पृथक निदर्शनों का चयन करना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे सभी निदर्शन द्वारा प्राप्त सूचनाओं का समन्वय करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रख करके यदि निदर्शन के द्वारा हम अपना अध्ययन या अनुसंधान का कार्य करते हैं तो हमें इन दोषों से बचना आवश्यक होता है। तो इस आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि निदर्शन एक बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें समूह के लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समग्र अथवा समूह पर लागू
किया जाता है। तात्पर्य यह है कि शोध विषय से संबंधित क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण से तथ्यों का संकलन के लिए संबंधित इकाइयों से संपर्क करना बहुत कठिन हो जाता है। इससे समय भी अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है। इस हेतु उन अध्ययन क्षेत्रों से संबंधित संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों का जो पूरे इकाइयों का विशेषता लिए होते हैं, पूरे इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसे प्रतिनिधि इकाई के रूप में चयन करना ही निदर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से निदर्शन पद्धति के द्वारा अनुसंधान कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।